लेकिन वो सारी कंपनीज स्पीडोमीटर उस प्रिकॉल से ही ले रही हैं। आपको कैंडल्स के लैंग्वेज को सीखना है। देखिए, हर एक कैंडल आपसे कुछ कहती है। एक कंपनी जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, आप उसको अगर होल्ड कर रहे हैं तो आप एक तरीके से लंगड़े घोड़े पे दांव लगा रहे हैं। तो अगर आप एक सेक्टर लीडर है तो आपको ये बात पता है कि मेरा माल फंसेगा नहीं। देखिए, जब हीरो और होंडा अलग अलग हुआ तो हीरो के बाइक्स बड़े पतले आने लगे। ऑन पेपर तो दिख रहा है प्रॉफिट, लेकिन क्या रियल में कैश आया? हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कुछ बताने नहीं, आपके सवाल सुनने आया हूं। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट डाला था जहां मैंने आपसे कहा था कि अपने आने वाले वीडियो में मैं Q&A सेशन करने वाला हूं। तो आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो या फिर किसी भी और चीज से रिलेटेड हो, आप उसके कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। तो मैं आने वाले वीडियो में आने वाले वक्त में एक वीडियो बनाऊंगा और आपके उन सवालों का जवाब दूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर संडे को ऐसा Q&A सेशन करूं, क्योंकि कई बार होता है ना, आपके दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में उसका जवाब मिले। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर संडे को एक Q&A सेशन करूं और आपके उन सारे सवालों का जवाब दूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको कोई वीडियो स्पेसिफिक यानी वीडियो रिलेटेड सवाल है तो आप काइंडली उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे रैंडम कमेंट करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ और वीडियो के बारे में बात कर रहे हो, मैं कुछ और समझ लूं और कोई और जवाब दे दूं। तो अगर आप उस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली इसी वीडियो को टारगेट कर रहे हैं और आपका सवाल इस वीडियो के रिलेटेड है। और अगर आपको मुझसे कोई सवाल करना है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीक में जब मैं Q&A वीडियो बनाऊं तो मैं क्वेश्चंस इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन से लूंगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सबसे पहला सवाल है अमित चौधरी 3190 का। ये पूछते हैं, आई हैव वॉच्ड बोथ FPI डेटा रिलेटेड वीडियोस फॉर स्विंग ट्रेडिंग। आई मस्ट एडमिट इट्स अ ग्रेट स्ट्रेटजी। देयर इज सम डिफरेंस इन दीज टू वीडियोस दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन. Could you please clarify by making another video step by step? It would be helpful for us to understand the strategy better. Thank you and grateful. I'm so grateful that you like this strategy. लेकिन देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों वीडियोस में कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, आप गौर से देखें तो इन दोनों वीडियोस में कोई डिफरेंस नहीं है। एक वीडियो मैंने इसलिए बनाया था, उनके लिए बनाया था जिन्हें प्राइस एक्शन आती है। दोनों वीडियोस में आप देखिएगा, स्टॉक सिलेक्शन के स्टेप तक पूरी तरीके से सिमिलरिटी है। डिफरेंस सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन के स्टेप में, वो भी आखिरी स्टेप में। जहां पहले वीडियो में मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाया था जिन्हें प्राइस एक्शन थोड़ी बहुत आती हो, लेकिन मुझे समझ आया कि कई ऐसे लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, या फिर कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार जिन्हें प्राइस एक्शन उतने अच्छे से नहीं आती। तो उनके लिए मैंने उस वीडियो में एक लास्ट स्टेप में एक स्ट्रैटेजी चेंज की थी, जहां मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वो स्टॉक अप ट्रेंड में, जिस तरीके से फिल्टर्स लगे हैं, आपको अप ट्रेंड में ही वीडियोस मिलेंगे। तो जो आपको अगर वो स्टॉक अप ट्रेंड में 20 EMA के ऊपर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होता दिखे और डेली, वीकली और मंथली तीनों में अप में हो, यानी पॉजिटिव क्लोजिंग दी हो, तो वैसे स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं, अलॉन्ग विद जितने भी पुराने स्टेप्स या बाकी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। तो ये दोनों ही वीडियोस काइंड ऑफ बहुत सिमिलर है, बस आखिरी स्टेप में एक फर्क नजर आ रहा है। एक वीडियो मैंने प्राइस एक्शन वालों के लिए बनाया, एक वीडियो मैंने उनके लिए बनाया जो बिगिनर्स है या फिर जिन्हें प्राइस एक्शन नहीं आता। क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हमें प्राइस एक्शन नहीं आता, या फिर कई लोगों ने कहा था कि हम बिगिनर्स हैं तो हम क्या करें। तो इसीलिए मैंने दूसरी वाली वीडियो बनाई थी। अगला सवाल है नरेंद्र का। इनका बड़ा छोटा सवाल है। ये लिखते हैं, मल्टी बैगर रेसिपी, यानी इनको जानना है कि एक मल्टी बैगर स्टॉक कैसे बनता है, कैसे कोई स्टॉक एक मल्टी बैगर बन सकता है। देखिए, मल्टी बैगर स्टॉक्स के कुछ एक सिमिलर क्वालिटीज होती है। सबसे पहला कि वो स्मॉल कैप में एक मार्केट लीडर पोजीशन में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो प्रिकॉल को, मैं बस एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसका वास्तविकता से, कहते हैं ना, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। मैं प्रिकॉल का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको खरीदना नहीं है, खरीदना आपको सिर्फ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे प्रिकॉल को अगर आप देखेंगे, प्रिकॉल एक ऑटोमोटिव कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, ऑटोमोटिव कंपनी है, लेकिन होता क्या है कि प्रिकॉल स्पीडोमीटर बनाने में इंडिया की मार्केट लीडर है। देखिए, कई सारी कंपनीज है कार की, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, किया, hyundai, कई सारी कंपनीज है, वो आपस में लड़ रही हैं, लेकिन वो सारी कंपनीज
स्पीडोमीटर उस प्रिकॉल से ही ले रही है। अब समझ रहे इस बात को? आपके शहर में जेवर के कई सारे दुकान होंगे, ज्वेलरीज के कई सारे दुकान होंगे, लेकिन वो सारे लोग अपने सोने को लाते एक ही जगह से होंगे, या फिर अगर कई सारे मैन्युफैक्चरर्स होंगे तो सोने के खान तो एक ही होगी। तो जितना आप इस सेगमेंट में पीछे जाते जाएंगे, आपकी कंपटीशन उतनी कम होती चली जाएगी। अगर कंपटीशन कम होती चली जाएगी तो आप उस कंपनी का कस्टमर बेस उतना स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग कस्टमर बेस होने की वजह से तीन चीज होगी। पहला, उसका डेटा डेज हैम्पर नहीं होगा। उसको पता है कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसपे मैं डिपेंडेंट हूं, तो वो किसी भी कंपनी को ये सब चाल करने नहीं देगी कि 10-30 दिन का बोलकर 60 दिन में पैसा लौटा रही है। ये चीज लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगी। वो उस कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगी, और उस कंपनी को अच्छे से पता है कि ये कंपनी अकेली ऐसी कंपनी है जो मुझे ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। तो अगर मैंने इसके पैसे को टाइम पे नहीं दिया और इसका कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किया, तो हो सकता है कि मेरा डील कैंसिल हो जाए और इससे मेरे कंपनी को नुकसान हो जाए उल्टा। तो इसीलिए कोई भी कंपनी हाई चांसेस है कि प्रिकॉल के साथ ये बदमाशी नहीं करेगी। कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए, अगर आप अकेले एक कंपनी, मैं मोनोपोली की बात नहीं कर रहा, मैं फिर से बता रहा हूं, मोनोपोली नहीं, सेक्टर लीडर, स्मॉल कैप एंड सेक्टर लीडर। तो अगर आप सेक्टर लीडर हैं तो आपके कस्टमर सेट है, तो आप जो पैसे मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल होती क्या है? आपके राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेकर आपके जो दुकान में जाने तक, और उसके बाद वो दुकानदार आपको पैसा लौटा रहा है, उस पूरे साइकिल को आप एक तरीके से कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। तो अगर आप एक सेक्टर लीडर है तो आपको ये बात पता है कि मेरा माल फंसेगा नहीं। अगर मैं 100 का 150 भी बना दूं तो जो वो 30 दिन में बिकता है 40 दिन में बिक ही जाएगा। आपको माल फंसने का टेंशन नहीं होगा। तो अगर आपका माल फंसता नहीं है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैम्पर नहीं होती। वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जिसका कैश कन्वर्जन साइकिल और डेटा डेज बहुत ही कम हो, क्योंकि जितना कम डेटा डेज होगा, अगर मान लीजिए डेटा डेज ज्यादा होता है, लोग ज्यादा दिन में पैसा लौटा रहे हैं, तो इससे आपके कैश फ्लो में इंपैक्ट पड़ता है। मान लीजिए आपको मैंने कोई भी चीज बेचा, मैंने आपसे कहा कि आप 3 महीने में पैसे को लौटा देना। 1 लाख रुपए का माल बेचा, मैंने कहा कि 3 महीने में पैसे को लौटा देना। आपने कहा ठीक है। मैंने आपको जब माल बेचा, माल तो क्रेडिट में बेचा, मैंने यहां पे अपना प्रॉफिट लिख लिया। 1 लाख रुपए में 20,000, 20% प्रॉफिट था, 20,000 रुपए मैंने लिख लिया। लेकिन आपने 1 साल के बाद भी उस पैसे को नहीं लौटाया, आपने 1.5 साल में उस पैसे को लौटाया। ऑन पेपर तो दिख रहा है प्रॉफिट, लेकिन क्या रियल में कैश आया? नहीं। तो कैश फ्लो इंपैक्ट किस वजह से हुआ? डेटा डेज के ज्यादा होने की वजह से। तो यह चीज समझिए, शुरुआत हमेशा बिजनेस मॉडल से कीजिए कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। क्या कंपनी अपने सेक्टर में एक लीडिंग पोजीशन होल्ड कर रही है? अगर लीडिंग पोजीशन नहीं भी है तो क्या कंपनी उस सेक्टर में अपने मार्केट शेयर को लगातार बढ़ा रही है? जैसा अभी मुझे ऐसा लगता है, अगेन ये एक एग्जांपल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि 2 व्हीलर्स में टीवीएस अपने मार्केट शेयर को गजब तरीके से बढ़ा रही है। टीवीएस के बाइक्स मैं पहले बहुत ही कम देखता था, बहुत पहले बिकते थे, बीच में बहुत कम हो गए, लेकिन अब से टीवीएस के स्कूटी जैसे iQube वगैरह आने के बाद टीवीएस के सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मुझे ये समझ आता है कि टीवीएस मार्केट शेयर को, बाकी कंपनीज का मार्केट शेयर को किल कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे गांव में देखिएगा, हीरो होंडा वगैरह बिकना थोड़ा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि अब टीवीएस ने ज्यादा फीचर्स के साथ, ज्यादा माइलेज के साथ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी, जब हीरो और होंडा अलग अलग हुआ तो हीरो के बाइक्स बड़े पतले आने लगे। तो बाइक्स पतले आने से क्या होता है, अगर वो थोड़े स्ट्रांग भी होंगे तब भी आपको लगता है कि यार बड़ी पतली बाइक है, हो सकता है इतनी स्ट्रांग ना हो, तो आप उस चीज को लेते नहीं है। तो ये लोगों के दिमाग में एक इंपैक्ट क्रिएट करता है। लेकिन टीवीएस के बाइक्स पहले भी हेफ्टी थे, आज भी हेफ्टी है। स्पोर्ट्स बाइक में भी बहुत अच्छा काम कर रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स में अच्छी काम कर रही है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरी कोई होल्डिंग नहीं है टीवीएस में, मैंने टीवीएस कोई लिया नहीं है, मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो इस वजह से हुआ क्या कि गांव में हीरो के बाइक्स बिकने थोड़े कम हो गए और उसको रिप्लेस किया टीवीएस ने। तो आप समझ रहे हैं मार्केट शेयर किस तरह से ले रही है कंपनी। या तो एक कंपनी सेक्टर लीडर हो, या फिर वो कंपनी अगर सेक्टर लीडर ना भी हो तो अपने मार्केट शेयर को बहुत ही तेजी से बढ़ा रही हो। इसके बाद उस कंपनी में अर्निंग्स ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है।
यानी अगर उस कंपनी में ईपीएस ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वो कंपनी को लेना बेकार है, क्योंकि आपको होल्ड करने के लिए अर्निंग्स ग्रोथ का होना बहुत जरूरी है। एक कंपनी जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, आप उसको अगर होल्ड कर रहे हैं तो आप एक तरीके से लंगड़े घोड़े पे दांव लगा रहे हैं। उस कंपनी को होल्ड कीजिए जिसमें लगातार अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग होना चाहिए, या तो सेक्टर लीडर हो या फिर अपने मार्केट शेयर को बढ़ा रही हो। दूसरा, डेटर डेज कैश कन्वर्जन साइकिल कम से कम होनी चाहिए। नेगेटिव हो यानी वो कस्टमर्स आपके एडवांस देने को तैयार हो पैसे को, बहुत अच्छा है। जैसे आपको ज्यादातर ये चीज मिलेगी अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में, आपको पेमेंट एडवांस करना होता है। एडवांस अगर आप कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं तो आपको लग रहा है कि आप तो माल मिलने के बाद कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, तो अभी आप गलत हैं। देखिए, आप पैसा पे तो आज कर रहे हैं, लेकिन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट अपने सप्लायर्स के साथ उसकी सेटलमेंट 1 महीने के बाद करती है। तो एक तरीके से उन्हें पैसा पहले मिल गया, सेटलमेंट 1 महीने के बाद हुआ, तो उनके पास कभी भी कैश क्रंच नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल का क्रंच उनके पास कभी नहीं होगा। ऐसी कंपनीज देखिएगा बहुत तेज ग्रो करती है। ये एक बिजनेस मॉडल हुआ, और साथ में मैंने आपको बताया कि अर्निंग्स ग्रोथ को कैसे देखना है। ईपीएस ग्रोथ नहीं हो रही है, बेकार है, बेकार है। अगला सवाल है रमेश राज का, अगर किसी कंपनी में इनकम टैक्स रेट पड़ती है तो क्या हमें उस कंपनी को फिर कभी बाय नहीं करना चाहिए? देखिए, ये एक सिमिलर सवाल है जो मुझसे इससे पहले वाले Q&A सेशन में पूछा गया था। अगर आप देखेंगे तो मैंने उसमें इसका जवाब दिया है कि अगर मान लीजिए कंपनी में इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है, रेट क्यों पड़ रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस कंपनी की सेल्स ज्यादा थी, उसने कम करके दिखाया, कोशिश कर रही थी वो टैक्स बचाने की। कई सारी कंपनीज होती हैं जो कोशिश करती हैं, कई लोग बचा लेती हैं, कई नहीं बचा पाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आता जब आपकी सेल्स उतनी नहीं है, लेकिन आप अपने सेल्स को बढ़ाकर दिखा रहे हो। जैसे सत्यम के केस में हुआ था, सत्यम ने अपने सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाया था ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा लेयर कर सके या फिर उनको अट्रैक्ट कर सके, और दूसरा वो बैंक से ज्यादा लोन ले सके। तो एक बात याद रखिए कि अगर सेल्स ज्यादा है, कंपनी कम करके दिखा रही है, अपना टैक्स बचाने की कोशिश कर रही है, तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पॉलीकैब वाले टाइम में भी कहा था, उसी वक्त मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने वीडियो भी बनाया था यूट्यूब में, आप जाकर देख सकते हैं, डेट मैच कीजिए, अभी भी वो वीडियो मौजूद है। मैंने उनसे कहा, उस वीडियो में कहा था, घुमा फिरा कर ही कहा था कि जो भी लोग इनकम टैक्स के डर से पॉलीकैब को सेल कर रहे हैं वो एक दिन बहुत पछताएंगे। और आज इसमें से कई सारे लोग थे जो पछता रहे हैं, उन्होंने पैनिक होकर सेल कर दिया, और आज देखिए पॉलीकैब कहां पे है। मैंने उस वीडियो में ही कहा था कि देखिए ये कुछ दिनों की बात है, 4 महीने के बाद हर कोई भूल जाएगा कि पॉलीकैब में क्या हुई थी। आप शायद अभी उतना याद नहीं रखते होंगे कि पॉलीकैब में क्या हुई थी। धीरे धीरे ट्रेडर्स घुसेंगे उसमें, क्या ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के लिए क्या दिक्कत है, कौन सा मैं लॉन्ग टर्म स्टॉक को होल्ड कर रहा हूं। वो ट्रेडर्स घुस के स्टॉक को थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा पोजिशनल वाले घुसेंगे कि यार देखो अभी तो मूवमेंट आनी शुरू हो गई है, अगर स्टॉक इतना बुरा होता तो वो तो मूवमेंट ही नहीं देता, लेकिन थोड़ा सा अप ट्रेंड में आना शुरू हो गया, तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। उसके बाद आखिर में आएंगे इन्वेस्टर जो कहेंगे कि यार इसके फंडामेंटल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो लोग बेवकूफ थे, आई एम सो सॉरी टू से, वो लोग गलत थे जो स्टॉक को पैनिक होकर सेल कर दिए। और आज देखिए वो स्टॉक जहां से गिरी थी आज उससे ज्यादा चली गई है। अगला सवाल है राकेश 007 का, योर बिगेस्ट ट्रेडिंग लेसन। देखिए, मेरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग लेसन मुझे यह मिला है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, यू नीड टू हैव पेशेंस। पेशेंस एक गेम चेंजिंग वर्च्यू है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि स्टॉक या थोड़ी सी कंसोलिडेशन में चली गई है, वो बढ़ नहीं रही है, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, तो हम लोग निकल जाते हैं, और 13 या 14वें दिन में हमें पता चलता है कि यार स्टॉक ने 10% का ब्रेकआउट दिया है। और हम कई बार इस चीज को समझते हैं कि यार ये हमसे क्या गलती हो गई, अगर हम 12 दिन रुक सकते थे तो 2-3 दिन और रुक ही सकते थे। पेशेंस मेरी सबसे बड़ी ट्रेडिंग लेसन है। उसके बाद मैंने सीखा कि आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 90% लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हें वाकई जो ट्रेडिंग में क्वालिटीज चाहिए या जो नॉलेज चाहिए वो नहीं है उनके पास, फिर भी वो अपने आप को ट्रेडर समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, लोग कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हैं तो लगता है कि उन्हें कि हाँ हमने सब कुछ सीख लिया। नहीं, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं सीखना, आपको कैंडल्स के लैंग्वेज को सीखना है। देखिए, हर एक कैंडल आपसे कुछ कहती है, आपको वो समझना होगा, उसकी लैंग्वेज को सीखना होगा कि ये कैंडल मुझसे क्या कह रही है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हैमर बन रहा है तो हम लोग सोचते हैं हाँ हैमर बनेगा नीचे सपोर्ट में तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हैमर बनता है और वो नीचे चला जाता है। वो कैंडल आपसे क्या कह रही थी? तो इसके लिए आपको उस कैंडल के अलावा थोड़ा पीछे जाना होगा, आपको बड़ा ट्रेंड देखना होगा कि उस बड़े ट्रेंड में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा छोटा सा डाउन ट्रेंड आया और मैंने हैमर समझ के ले लिया ये सोच के कि ऊपर चला जाएगा, लेकिन मेजर जो ट्रेंड था वो अप था। और ये हैमर जब अप ट्रेंड में बनता है तो आपको सभी को पता है कि इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। हम जिसे हैमर समझ रहे थे बड़े ट्रेंड में देखने पे वो हैंगिंग मैन निकला। इसीलिए आपको कैंडल्स की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगला सवाल है अननोन यूजर का, योर ट्रेडिंग सेटअप। देखिए मैंने अपना ट्रेडिंग सेटअप अपने पहले वीडियो में ही बता दिया था, उस वीडियो के थंबनेल मैं यहीं कहीं लगा दूंगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं एफआईआई डेटा को देखता हूं, मैं देखता हूं कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद मैं देखता हूं, मुझे थोड़ी बहुत इकोनॉमी आती है तो मुझे पता है कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो उसके मैक्रो रीजंस क्या क्या है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आईटी में इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ रही है, फार्मा का मैंने आपको नहीं बताया लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि फार्मा में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, टेलीकॉम में क्यों बढ़ रही है। तो ये सब चीजें मैं जानता हूं कि क्यों बढ़ रही है। तो इससे मुझे होता क्या है कि डबल कन्वेक्शन और डबल कंफर्मेशन आ जाता है। इसके बाद मैं जाता हूं ट्रेंड लाइन वेबसाइट में, वहां पे मैं देखता हूं कि अगर वो सेक्टर बढ़ रही है तो उसके कौन से स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जो बढ़ रही है। एक दो अगर देखिए एक सेक्टर में 5 से 7 इंडस्ट्रीज आती है तो उसकी कौन सी इंडस्ट्रीज है एक दो जो बढ़ रही है, वो मैं शॉर्टलिस्ट कर लेता हूं। इसके बाद आता है टाइम स्टॉक सिलेक्शन का। स्टॉक सिलेक्शन में मैं 4 पैरामीटर्स यूज करता हूं। सबसे पहले मैं यूज करता हूं कि मैं वैसे स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करूं जो मंथली 15% से ज्यादा जिसने मूव दी है। उसी से पता चलता है कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। दूसरा पैरामीटर है मेरा ये देखना कि उस स्टॉक की मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम है तो वैसे स्टॉक्स इजिली मैनिपुलेट हो सकते हैं, तो मैं वैसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता। फिर उसके बाद मैं देखता हूं कि वॉल्यूम जो है वो 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम लिक्विडिटी लाती है और जो चीज अगर कम वॉल्यूम है तो हो सकता है वो स्टॉक 10 दिन में बढ़े, और अगर वो वॉल्यूम ज्यादा है तो वो 10 दिन में बढ़ने वाला स्टॉक 2 दिन या 3 दिन में बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं वॉल्यूम को देखता हूं। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिसके बाद आखिर में मैं प्राइस एक्शन के बेस पे स्टॉक को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये मैंने आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप बता दिया, और मैं मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूं। मैं इंट्राडे बहुत ही कम करता हूं, मोस्टली मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। फ्यूचर एंड ऑप्शन मैं नहीं करता और आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बताऊं फ्यूचर एंड ऑप्शन, अब पता नहीं ये बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्कैम। मैं फिर से बता रहा हूं, एफएनओ इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्कैम। एफएनओ इंट्रोड्यूस हुई थी हेजिंग के लिए। मान लीजिए आपने विप्रो बाई किया 800 रुपए में, एग्जाम्पल के तौर पे 800 रुपए में विप्रो का एक शेयर बाई किया। आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे ये 900 या 1000 चला जाएगा, लेकिन आपको इस बात का भी डर है कि क्या हो अगर विप्रो 800 से 600, 650 या 700 के आसपास आ जाए तो मेरा तो लॉस हो गया। तो आपने क्या किया कि विप्रो का एक कॉल सेल कर दिया। अब जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता है कि कॉल सेल और कॉल बाई, पुट सेल पुट बाई क्या होता है। कॉल सेल करने का मतलब है कि आपने राइट कर दिया कि आप अगर वो स्टॉक नीचे गिरता है तो उस कॉल सेल का वैल्यू कम होगा और आपको उससे बेनिफिट होगा। कॉल बाइंग की बात नहीं कर रहा, कॉल सेलिंग की बात कर रहा हूं। कॉल सेलिंग करने से होगा क्या कि अगर विप्रो का दाम कम हुआ तो आपको कॉल सेलिंग से प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक चीज हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने इस हेजिंग के इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना शुरू कर दिया, और सिर्फ ट्रेड नहीं किया, आपने ऑप्शन बाइंग करनी शुरू कर दी। देखिए आप समझिए इस बात को कि क्या एफआईआईज बेवकूफ है कि इतने पैसे होने के बाद भी, करोड़ों के पैकेज देकर एनालिस्ट को रखने के बाद भी वो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग बहुत ही कम करते हैं, और डीआईआईज तो शायद बिल्कुल ना के बराबर ऑप्शन ट्रेडिंग करती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है शहजान शेख का। ये पूछते हैं सर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूं, मेरे लिए कौन सा ऐप बेस्ट रहेगा, ग्रो, जीरोधा या कुछ और, प्लीज सजेस्ट करिए। देखिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं या फिर आप इंट्राडे भी करते हैं, अगर आप एफएनओ नहीं करते हैं, इसके अलावा अगर आप कैश सेगमेंट में काम करते हैं, तो कैश सेगमेंट में काम करने के लिए मुझे नहीं लगता कि सारे ब्रोकर्स में कोई बहुत ज्यादा कोई फर्क होगी। जीरोधा अच्छी ब्रोकर है,
अच्छा काम करती है, ग्रो भी मेरा ख्याल है अच्छा है। मैं ब्रोकर्स के बारे में उतना ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इनके चार्जेस में कैश सेगमेंट में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग करने वालों से ये ज्यादा कमा नहीं पाते, तो इसीलिए इस चीज में अपने चार्जेस को बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं रखते। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगला सवाल है इब्राहुल हक का। ये पूछते हैं, कैन यू प्रोवाइड अ प्रॉपर कोर्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग? देखिए, कोर्स तो मैं बनाने का बना दूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी ऑन प्रोसेस है, लेकिन मैं एक नो बुलशिट कोर्स बनाने वाला हूं। वो कोर्स जो एक्चुअली काम करता हो, वो कॉन्सेप्ट्स जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में वर्क करते हो। देखिए, कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पढ़ने में अच्छे लगते हैं, जो जिन्हें सीख लिया तो लगता है कि मुझे ट्रेडिंग आ गई, लेकिन वो मार्केट में काम नहीं करते। बहुत सारे कोर्सेस हैं, मैं किसी कोर्स को बुरा नहीं कहता, लेकिन मुझे पता है, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मुझे समझ आया कि जो हम 80% चीज पढ़ रहे हैं ना, वो मार्केट में काम नहीं करती। आपको याद होगा, आपने बचपन में कभी परेटो प्रिंसिपल या 80-20 प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि 80% मेहनत हम उस चीज में करते हैं जो 20% रिजल्ट देती है, और सिर्फ 20% मेहनत उस चीज में करते हैं जो 80% रिजल्ट देती है। इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी है, हम 80% मेहनत उन चीजों को सीखने में करते हैं जिनसे शायद 20% रिजल्ट आता हो, लेकिन हम 20% मेहनत उन चीजों में सीखने में करते हैं जिनसे 80% रिजल्ट आता है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि वैसे ही कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊं, और उन सब कॉन्सेप्ट्स को इतने क्लियर तरीके से बताऊं कि आपको समझ आए कि मार्केट में क्या काम करता है और मार्केट में क्या काम नहीं करता है। लेकिन इतनी जल्दी मैं कोर्सेस लॉन्च करने वाला नहीं हूं, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर भी थोड़े कम है, और इतने कम सब्सक्राइबर में अगर मैं कोर्स लाता भी हूं ना, तो आपके दिमाग में यही नोशन आएगा कि ये सिर्फ अपने कोर्स बेचने के लिए आया है, जो मेरा, ट्रस्ट मी, कोई बिल्कुल मेरा ये ख्याल नहीं है कि मैं कोर्स बेचूं। मैं कोशिश करना चाहता हूं कि फ्री में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अगला सवाल है समीर एसपी BH8IO का। ऑसम नॉलेज है सर आपका, मेरा क्वेश्चन है। इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि स्विंग ट्रेडिंग में 15 से 30 दिनों के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करने के लिए स्टॉक का फंडामेंटल देखना जरूरी है क्या? और दूसरा सवाल है कि क्या सर हम कल ब्रेकआउट देने वाले श्योर शॉट स्टॉक को पता कर सकते हैं? इन्होंने कहा है आखिर में कि सर आप बेसिक टू एडवांस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर एक कोर्स बनाइए। देखिए, कोर्स जरूर आएगी, भले 1 महीने में ना आए, 2-3 महीने में आए, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं एक बेसिक टू एडवांस कोर्स जरूर बनाने वाला हूं। तो आपके सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं कि क्या 15 से 30 दिनों के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करने के लिए फंडामेंटल देखना जरूरी है? देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। होल्डिंग टाइम जितना कम होता जाता है, फंडामेंटल की इंपॉर्टेंस उतनी कम होती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने आधे घंटे या 1 घंटे के लिए कोई स्टॉक को होल्ड करना है, तो आपको फंडामेंटल का कोई काम नहीं है। लेकिन उसी स्टॉक को अगर आपको 2 दिन होल्ड करना है या 5 दिन होल्ड करना है, तो फंडामेंटल्स की थोड़ी काम आएगी। टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उस वक्त, लेकिन फंडामेंटल की थोड़ी बहुत जरूरत तो होगी। लेकिन जैसे ही आपका टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा, जैसे 1 महीने या 2 महीने के लिए होल्ड करना है, फंडामेंटल की इंपॉर्टेंस और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि स्टॉक मूवमेंट दे सकता है अपने मोमेंटम की वजह से। फिर से सुनिए, स्टॉक अप मूव का मूवमेंट दे सकता है अपने मोमेंटम की वजह से, लेकिन उस अप मूव को सस्टेन कर सकता है अपने फंडामेंटल्स के दम पे। अगर स्टॉक में फंडामेंटली स्ट्रांग, मतलब स्टॉक के कैरेक्टर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो वो 3, 4, 5 महीने तक अपने आप को उस अप ट्रेंड में होल्ड शायद नहीं कर पाए। इसीलिए जितना भी होल्डिंग पीरियड लंबा होता चला जाता है, स्टॉक के फंडामेंटल की इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा होती जाती है। इनका दूसरा सवाल है कि क्या सर हम कल ब्रेकआउट देने वाले श्योर शॉट स्टॉक्स को पता कर सकते हैं क्या? देखिए, मार्केट में कुछ भी श्योर शॉट नहीं होता। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप जानते हो और कोई और नहीं जानता है। मैं फिर से बता दूं, ये एक डाउ थ्योरी है। डाउ थ्योरी में आपने सुना होगा हायर हाइज हायर लो बनते हैं। उस थ्योरी में एक लाइन है कि यू शुड नेवर अज्यूम दैट यू नो समथिंग एंड नो वन इन द यूनिवर्स नोज दैट। ठीक है, आपको जो पता है, मार्केट में कोई ना कोई लोग ऐसे होंगे जिन्हें यह बात पहले से पता है। तो अगर आपको यह बात पता चल गया कि श्योर शॉट ब्रेकआउट देने वाले स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हैं, तो उन्हें भी पता है। तो मार्केट में कुछ भी श्योर शॉट नहीं होता। हाँ, आप एक पास्ट पैटर्न के बेस पे आप एक नोशन बना सकते हैं कि अगर इतना स्ट्रांग मूवमेंट आया है, तो हो सकता है कि अपने कल रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ दे, तो आप उससे पहले पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत ही रिस्की तरीका है। बेहतर होगा कि उसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया वॉल्यूम के साथ, और मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि सेक्टर ट्रेंडिंग में होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि ब्रेकआउट सस्टेन तभी करता है जब आपका वो सेक्टर ट्रेंडिंग में हो। मान लीजिए आज के जमाने में आज के जमाने में अभी के वक्त में अगर डिफेंस के सेक्टर है, डिफेंस की सेक्टर अगर कोई स्टॉक है, डिफेंस स्टॉक, वो अगर ब्रेकआउट दे रही है तो आप शायद चांस ना लें, क्योंकि आपको पता है कि डिफेंस बहुत ही अभी बियरिश जोन में, अभी लोगों का उतना क्या कहते हैं उसको यार इंग्लिश में, मुझे मेरा वर्ड्स बड़ा गंदा है इंग्लिश में। डिफेंस में लोगों का कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो अगर लोगों का कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है, डिफेंस में नोशन एक बहुत ही बुरा बना हुआ है, तो आप माइट भी चांस ना ले उस ब्रेकआउट में एंटर करने का। तो आप जाने अनजाने में सेक्टर पे खेल रहे हैं। तो अगर आप डूबते हुए सेक्टर से बचना चाहते हैं और बच भी रहे हैं, तो क्यों ना आप उस सेक्टर में ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करें जो सेक्टर अभी बिल्कुल ट्रेंड में चल रहा है, जिनमें एफआईआईज की होल्डिंग बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेना है, वो भी रीटेस्ट करने के बाद। उससे पहले एक चीज आता है कि सेक्टर ट्रेंड में होना चाहिए, एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उस सेक्टर में, और तीसरा है कि उस वॉल्यूम में तो होना ही चाहिए। ब्रेकआउट में वॉल्यूम, बगैर वॉल्यूम के ब्रेकआउट तो सस्टेन वैसे भी नहीं करेगा। अगला सवाल है अभिकुल 123 का। Could you prepare an exhaustive database consisting of all 5,000 stocks classified industry wise and map to the sector? ऐसे वैसे ये मुझे पे भी करना चाह रहे हैं इस चीज को लेके, लेकिन ये बहुत लंबा क्वेश्चन है सर, इतने लंबे सवाल मत पूछा कीजिए। मैं हो सकता है मैंने इस सवाल को ले लिया क्योंकि इसमें कुछ चीजें मुझे आपको बतानी थी, लेकिन मैं जनरली इतने लंबे सवाल लेता नहीं और मैं लूंगा भी नहीं। तो कोशिश कीजिए आप अगर सवाल को जितना कंसाइज कर सके, और अगर ना हो तो उस सवाल का आधा पोर्शन, या फिर दो अलग अलग सवाल है तो आज पूछ लिया, अगले हफ्ते के लिए दूसरा सवाल बचा लिया। तो इनका पूछना है, इनका दो सवाल है। पहला क्वेश्चन है कि क्या मैं एक ऐसा डेटाबेस बना सकता हूं जिसमें 5,000 स्टॉक्स हो, वो किस सेक्टर को, किस इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहे हैं, ये मुझे इसके लिए पे करने को भी तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट ऐसी कोई जरूरत नहीं है। देखिए 5,000 में से 3,999 स्टॉक्स आपके काम के वैसे भी नहीं है। आधा से ज्यादा तो पेनी स्टॉक्स, या फिर शायद कहते हैं ना मौसमी स्टॉक्स, जो कभी मौसम हुआ तो चल लिए, ना हुआ तो पड़े रहे, तो वैसे स्टॉक्स हैं। तो वो स्टॉक्स आपके काम के नहीं है। आपके काम के मुश्किल से 1,000-1,200 स्टॉक्स होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है, उससे भी कम होंगे। लेकिन एक्सटेंडिंग इट टू अ हाइट अगर आप देखा जाए तो 1,000-1,200 से ज्यादा स्टॉक्स आपके काम के नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। आप उस सेक्टर में, अगर आपको सेक्टर जाना है तो स्टॉक को ट्रेंड लाइन में सर्च कीजिए, सेक्टर, सब सेक्टर, इंडस्ट्रीज तीनों आ जाएगी। आपको कोई डेटाबेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इनका दूसरा सवाल मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ये कहते हैं कि ऑल्सो वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड इज यू हैव कॉन्ट्रडिक्टेड मेनी टाइम्स ऑन द प्रोसेस ऑफ स्टॉक सिलेक्शन व्हाइल सिलेक्टिंग इंडस्ट्रीज एंड मैपिंग टू द सेक्टर. Many times you have selected some sector even if it has reduced as compared to earlier periods. वो कह रहे हैं कि आप अपनी ही बातों को contradict कर रहे हैं। आप कहते हैं कि वैसे स्टॉक्स में एंट्री लीजिए जिसमें एफआईआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, और आप ये करते हैं कि अगर मान लीजिए होल्डिंग कम भी हो गई तो भी आप उस सेक्टर को कंसिडर कर लेते हैं। तो ये तो अपने में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको किसने कह दिया कि आज अगर होल्डिंग कम हो गई थोड़ी सी तो वो आगे बढ़ेगी नहीं? आप जाइए इसको बैक टेस्ट कीजिए, कितने बार ऐसा हुआ है कि एक क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ी, अगले क्वार्टर में थोड़ी कम नजर आई, लेकिन उसके अगले क्वार्टर में होल्डिंग बहुत ज्यादा हो गई। ये पता है क्यों होता है? मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, इसलिए आपको 1 लाख का सेलर मिल जा रहा है, आप आराम से स्टॉक खरीद ले रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपए हो, अव्वल तो आपको 100 करोड़ का सेलर मिलेगा ही नहीं, मुश्किल से 1-8 करोड़ का सेलर एक दिन में मिलेगा। अगर छोटे स्टॉक्स है तो 1-8 करोड़ का सेलर एक दिन में मिलेगा। तो आपके पास 100 करोड़ है, आपने 1 करोड़ रुपए में एंट्री ली 100 रुपए के स्टॉक में। मान लीजिए आपके स्टॉक का प्राइस अभी 100 रुपए चल रहा है, आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, 100 रुपए का स्टॉक 105 रुपए चला गया, क्योंकि आप एक बड़ी बाइंग आई, उसमें डिमांड क्रिएट हुआ, वो स्टॉक 100 रुपए से 105 रुपए चला गया। और रिटेल इन्वेस्टर्स ने देखा कि अरे ये तो ऊपर जा रहा है, वो भी कूद गए, 105 से उन्होंने 107 कर दिया स्टॉक का दाम। अब क्या आप 1 करोड़ के स्टॉक 100 रुपए में खरीदोगे और बाकी 99 करोड़ के स्टॉक 107 रुपए में खरीदोगे? आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो आप करते क्या हो कि आप उसे बेच कर, ये काम एफआईआईज भी करती हैं, सारे बड़े प्लेयर्स करते हैं, कि आप उस 107 रुपए से उस स्टॉक को थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू करते हो। हल्का हल्का सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, तो जो भी वीक हैंड्स है वो निकलना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे वो स्टॉक 100 रुपए 99 के आसपास पहुंचता है। तो आप फिर से 100 रुपए का स्टॉक 1 करोड़ का स्टॉक खरीद लेते हो,
फिर वो 105 चला जाता है, फिर 107 चला जाता है, और यही चीज कंटिन्यू होता रहता है, और इसी को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। आप जब देखते हैं कि स्टॉक एक एरिया में कंसोलिडेट हो रहा है, तो हो सकता है उसमें बाइंग घुस रही हो, जितने भी बड़े प्लेयर्स है वो घुस रहे हो, उसमें बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा हो, तो इस वजह से वो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा होता है। तो अब क्या होता है कि एनएसडीएल डेटा तो 15 दिन में रिकॉर्ड करती है, तो हो सकता है कि जब वहां पे उस पूरे सेक्टर में हल्का हल्का सेलिंग चल रहा हो, तो उस वक्त 15 दिन कट हो गया, 15 दिन पार हो गया, तो आपको नजर आया कि इस बार तो एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट कम हुई है, जबकि आपको यह बात पता ही नहीं था कि एफआईआईज बस थोड़ा सा टेम्पररी सेलिंग कर रही है ताकि उसके बाइंग जोन में आए और फिर वो खरीदे। आपको क्या लगता है कि एफआईआई ऐसा करती होगी कि यार 15 दिन में एनएसडीएल का डेटा देना है, तो चलो 15 दिन के अंदर अंदर हम अपनी बाइंग पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि वो लोगों को समझ आए कि हाँ यार इसमें होल्डिंग बढ़ाई है हमने, इसमें कम की है, और हम अपना पूरा बाइंग इस 15 तारीख तक कंप्लीट कर ले। ऐसा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। एफआईआई अपने पेस पे चलती जाती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा डेटा निकल रहा है उसके हिसाब का, कौन सा नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए अभी मैंने आपको बताया कि हो सकता है कई बार उस सेक्टर में टेम्पररी सेलिंग हो रही होती है ताकि वो उस बाइंग रेंज में आ जाए, और तब तक 15 दिन कंप्लीट हो जाता है और वो डेटा रिकॉर्ड होकर हमारे पास आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये स्टॉक जो है ना, इस सेक्टर में अब जो बाइंग प्रेशर है वो कम हो रही है, तो हो सकता है अब चलो हम नेक्स्ट इस तरीके के सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप टेलीकॉम सेक्टर को देखिए, कितने बार ऐसा हुआ है उसके साथ कि पहली बार बाइंग प्रेशर आई, करीबन 16 से 30 जून के आसपास का ये डेटा होगा, बाइंग बढ़ के दिखी, अगली बार बाइंग कम हुई, लेकिन उसके बाद जो है आप देखिए जब बाइंग कम भी हुई थी उसके बाद भी टेलीकॉम में कितनी बड़ी मूवमेंट्स हुई है। तो ये बाइंग कम होना इस चीज की दलील नहीं है कि अगर उसमें अब मूवमेंट नहीं होगी। जब तक बाइंग नेगेटिव ना हो तब तक नहीं हो सकता, अब तब तक आप कंफर्म नहीं हो सकते इस बात पे। अगला सवाल है अशोक कुमार 2248 का। ये पूछते हैं, एज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर टेलिंग दैट मार्केट इज इन अ बबल, if our market is overvalued or undervalued, how can we calculate it? If market is overvalued, then the current trending sector is increasing. Why? दो सवाल है। सबसे पहला ये पूछते हैं कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि मार्केट अभी ओवरवैल्यूड है, तो हम कैसे पता करें कि मार्केट ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड है। दूसरा इनका सवाल है कि ये कह रहे हैं अगर ये मार्केट ओवरवैल्यूड है तो कुछ सेक्टर्स अभी ट्रेंड क्यों कर रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाकी ट्रेडर्स भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मार्केट में बबल का तो नहीं पता, लेकिन मार्केट थोड़ी ओवरवैल्यूड जरूर है। देखिए अगर आप देखिए फंडामेंटल्स को, तो बफेट इंडिकेटर कहता है कि मार्केट ओवरवैल्यूड कब का हो चुका। जो मार्केट कैप टू जीडीपी का एक इंडिकेटर होता है वो भी कहता है कि मार्केट ओवरवैल्यूड हो चुका है। एक अगर आप टेक्निकल्स को फॉलो करें तो मंथली आरएसआई आप निफ्टी के देखें 82 से ज्यादा हो गई है, ठीक है, अब तो 82 के आसपास हो गई है। इंडेक्स का 82 के आरएसआई पे चलना इट्स नॉट कॉमन। तो मार्केट ओवरवैल्यूड तो बिल्कुल हो गई है। और जब ट्रेडर्स ये कह रहे हैं, जो बाकी यूट्यूबर्स भी ये कह रहे हैं कि एक क्रैश अभी पेंडिंग है, वो भी गलत नहीं कह रहे। आप उनका मजाक उड़ा देते हैं ये बोल के कि हाँ यार तुम्हें तो कुछ नहीं पता, देखो मार्केट रैली कर रहा है। थियोरेटिकली उनका भी बात सही है। अगर आप देखें तो इतने ओवरवैल्यूड होने के बाद भी कुछ सेक्टर्स ट्रेंड कर रहे हैं, आपकी बात भी बिल्कुल सही है। देखिए अगर आप एक बात को समझिए, अगर मार्केट ओवरवैल्यूड नहीं थी तो एफआईआईज अपना पैसा अगस्त के महीने में निकाल क्यों रहे थे। अगर आप मंथ टू मंथ भी कंपेयर करें तो कई ऐसे मंथ हैं जिसमें एफआईआईज अपना पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट रैली कर रही थी। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि एफआईआईज गलत है। एफआईआईज अपनी तरह से बिल्कुल सही थे। उन्हें लग रहा था कि मार्केट ओवरवैल्यूड है, वो टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं, वो टेक्स्ट बुक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बफेट इंडिकेटर ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ओवरवैल्यूड है तो बेहतर है कि हम थोड़े दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने पैसों को निकाल लें। वो भी सही है, लेकिन यहां पे अभी इंडिया क्या है ना कि इमर्जिंग नेशन है, तो अभी स्टॉक मार्केट का क्रेज 2020 के बाद आया है। लोगों ने देखा, लोगों ने कोई फॉल नहीं देखा अभी तक, इसीलिए लोगों ने सिर्फ मार्केट को बढ़ते हुए देखा है। तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने सैलरी कटते ही अपने एसआईपी पे डाल देते हैं। तो इतने ज्यादा रिटेलर्स का कंट्रीब्यूशन जो मार्केट में होता है उसने मार्केट को काफी होल्ड करके रखा है। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एफआईआईज का इन्फ्लुएंस पहले से थोड़ा कम तो जरूर हुआ है, लेकिन इसे निग्लेक्ट करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यू डोंट नो द पावर ऑफ एफआईआईज। इंडिया के जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आपको पता है जितने भी ये फंड हाउसेस हैं या फिर एफआईआईज हैं, इनमें रिटेल इन्वेस्टर्स को फ्लोटिंग इन्वेस्टर्स या फिर डम मनी भी कहा जाता है। इनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलना बहुत ईजी है।
अगर 20 दिन मार्केट को थोड़ा थोड़ा नीचे गिराओ तो 21वें दिन ये अपना पैसा निकाल लेंगे मार्केट से। तो आपको क्या लगता है कि इनका व्यू इतना कॉन्क्रीट है? रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे से मार्केट बढ़ जरूर रहा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का व्यू इतना कॉन्क्रीट नहीं है, वो इतना सॉलिड नहीं है कि अगर 30 दिन में मार्केट गिरे तो अगले महीने के पहले तारीख को वो अपना एसआईपी कर ही देंगे। हाई चांसेस है कि वो अपने एसआईपी को कैंसिल कर दे। इसीलिए आपको समझना होगा कि मार्केट बढ़ रहा है, थियोरेटिकली गलत है, नहीं बढ़ना चाहिए, एक थोड़ा सा करेक्शन पेंडिंग है, होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट का कोई सेक्टर बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट में अभी 2-3 सेक्टर्स हैं ऐसे है, जैसे टेलीकॉम हो गया, आईटी अभी पेंडिंग है, आईटी का असल रैली तो आना अभी वाकई पेंडिंग है। टेलीकॉम हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये 4-5 सेक्टर्स ऐसे हैं जो जिसमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। इसका रीजन मार्केट के ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड होने से नहीं है, इसका रीजन है एक इकोनॉमिक रीजन। और वो इकोनॉमिक रीजन ये है कि देखिए 17 तारीख को जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं या फिर जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब एक रेट कट बहुत जरूरी है। तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि 17 तारीख को फेड मीटिंग में 20.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट होगा। तो अगर मान लीजिए एक रेट कट होता है तो इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा किस चीज में होगा? सबसे पहला आईटी, क्योंकि इंडिया आईटी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो अगर रेट कट होता है तो वो कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलने की वजह से वो कंपनीज जो है अपने लोन्स को बढ़ाने लगेंगी, ताकि उनको वर्किंग कैपिटल और की जरूरत होती है, तो वो उनका वर्किंग कैपिटल बढ़ सके। और अगर उनका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा तो वो ऑर्डर्स, टेंडर्स किनको देंगे? इंडियन आईटी कंपनीज को, चाहे वो यूरोपियन कंपनीज हो चाहे अमेरिकन कंपनीज हो, अपने ज्यादातर ऑर्डर्स इंडियन आईटी कंपनीज को देती है। इसी वजह से जब आप पिछली बार देखेंगे, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए थे तो उन्होंने लोन लेना कम कर दिया था, और कम लोन लेने की वजह से जितने भी इंडियन आईटी कंपनीज के ऑर्डर बुक्स थे, ऑर्डर बुक्स कैंसिल हो गए थे, उन्हें ऑर्डर मिलना कैंसिल हो गया था। इसी वजह से, और ये चीज आप उनके क्वार्टरली रिजल्ट, जो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स है, उनमें भी आप देख सकते हैं। क्योंकि ऑर्डर मिलना कैंसिल हो गया, अगले महीने का या फिर अगले क्वार्टर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप प्रॉफिट देखेंगे, कम आया, सेल्स कम आया, कैश फ्लो खराब हुआ। क्यों? ऑर्डर मिलना कम हो गया। तो अब जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो ऑर्डर मिलना शुरू हो गया। तो इसी वजह से आईटी रैली कर रही है। टेलीकॉम का रीजन है रैली करने का, टेलीकॉम सेक्टर अपने प्राइस को इंक्रीज कर रही है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। इस चीज को का फायदा उठाने की वजह से एफआईआई ज्यादातर टेलीकॉम सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं तीसरा सेक्टर जिसमें फायदा हो सकता है, इंटरेस्ट रेट का भी। और अभी पिछले बजट में आपने देखा कि एफएमसीजी या कंज्यूमर कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म की। क्यों? पिछले बजट में आपने देखा कि जितने भी जो गवर्नमेंट थी, अब थोड़ा सा रूरल वेलफेयर और पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स पे ज्यादा काम कर रही है। अगर गांव में पैसा जाएगा तो आप देखिएगा गांव में ज्यादातर क्या यूज होता है? मैरिको के तेल, फेयर एंड लवली, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स, इस तरीके की चीजें ज्यादातर यूज होती है। लेकिन चूंकि गांव के लोगों के पास पैसा नहीं था तो वो ज्यादातर डुप्लीकेट चीजें यूज करते थे। लेकिन अब जब गवर्नमेंट उन्हें वेलफेयर स्कीम्स दे रही है, वहां पे पैसा ज्यादा से ज्यादा पुश कर रही है, तो उनके हाथ में पैसा आने के बाद वो सबसे पहले क्या काम करेंगे? ब्रिटानिया के अच्छे बिस्किट्स खरीदेंगे। वो जो लोकल प्रोडक्ट्स यूज करते थे, अब उसके जगह वापस से फेयर एंड लवली, पैराशूट, निहार, इस तरह की चीजें यूज करना शुरू करेंगे। तो इसके वजह से क्या होगा कि जितने भी एफएमसीजी कंपनीज है उनको अच्छा खासा फायदा मिलेगा, क्योंकि इंडिया में शहर बहुत ही कम है, गांव बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से अगर इतने बड़े गांव से अगर उनका सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ, वॉल्यूम भी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मनी। सेल्स देखिए दो तरीके का होता है, एक वॉल्यूम रिलेटेड सेल्स होते हैं कि हाँ भाई इस बार बहुत ज्यादा बिक्री हुई, और मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं कि इस बार बहुत ज्यादा रुपए का माल बेच दिया। तो इन दोनों टर्म्स में उनके सेल्स बढ़ते हुए नजर आएंगे हमें एफएमसीजी सेक्टर के, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो चाहे कोई भी सेक्टर हो। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में केबल्स वगैरह भी आते हैं, तो केबल्स वगैरह इतने अच्छे परफॉर्म, केबल अगर आप इंडस्ट्री देखेंगे ये इतनी अच्छी परफॉर्म क्यों कर रही है? क्योंकि सबको पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो होम लोन ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा घर खरीदेंगे,
तो घर ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, वायरिंग ज्यादा लगेगी। तो इस तरह के जितने भी चीजों को, सेक्टर्स को कनेक्ट करते हैं ना, कनेक्टिंग द डॉट्स बोलते हैं, तो वो लोग जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो कनेक्टिंग द डॉट्स कर रहे हैं अभी। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी सेक्टर जिन्हें इंटरेस्ट रेट कट होने का फायदा होगा, वो सेक्टर्स अभी से बढ़ना शुरू हो गए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं रखता हूं 200 लाइक्स का। देखिए, अगर आप 200 लाइक्स भी नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको शायद ये चीज पसंद नहीं आ रही, ये Q&A सेशंस पसंद नहीं आ रहे। उसके बाद धीरे धीरे मैं डीमोटिवेट होकर Q&A सेशन करना बंद कर दूंगा। इससे होगा क्या कि आपके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। तो आज आप इतने इजीली मुझसे सवाल पूछ पा रहे हैं और उसके मैं जवाब दे रहा हूं, तो आप इस चीज का फायदा उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मैं 200 लाइक का टारगेट दे रहा हूं, अब 500 कर दीजिए, ताकि मुझे लगे कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इस तरह के और अमेजिंग कंटेंट्स देखना है तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।